एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल जितवाल में स्वागत है। अपना टॉपिक था दुग्ध विज्ञान, जिसमें हमने दूध के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने उसके परीक्षण पढ़े, दूध गुणवत्ता के परीक्षण, और उसके बाद में हम दूध से जनरल जो भी दूध का जनरल है वो देखते हैं, जैसे ऑपरेशन फ्लड है, श्वेत क्रांति है, इनके बारे में हमारे को देखना है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एक इंस्टीट्यूट की, और उस इंस्टीट्यूट का नाम है NDRI। देखो, N का मतलब नेशनल, D का मतलब डेयरी, R का मतलब रिसर्च और I का मतलब इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी इसको हिंदी में अपन ने कहा राष्ट्रीय दूध अनुसंधान यानी डेयरी अनुसंधान संस्थान। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में। करनाल, हरियाणा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट NDDP। नेक्स्ट हमारे इस पास में इंस्टीट्यूट आता है जिसका नाम है NDDP, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका हिंदी में अपन ने क्या निकाला? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल, राष्ट्रीय, डेयरी का मतलब डेयरी हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा, डेवलपमेंट विकास, और बी का मतलब बोर्ड, बोर्ड का बोर्ड रह जाता है। तो NDDP आनंद गुजरात कहाँ स्थित है? आनंद गुजरात में। आनंद गुजरात, यहां इसकी स्थापना पूछ सकते हैं। चलो दोनों की बता देता हूं। देखो, जो कि आपका NDRI था, इस NDRI की स्थापना हुई थी सन 1955 में। कब हुई थी? सन 1955 में। और जो भी आपका NDDP था, इसकी आनंद गुजरात में हुई थी सन 1965 में। ठीक है, ये दो सन आपके पास आ गई। एक NDRI की, NDRI कहाँ स्थित है? करनाल, हरियाणा में 1955, और NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात 1965। फिर बात करें कि विश्व की बात कर रहे हैं कि विश्व में भारत का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? विश्व में भारत का दूध उत्पादन में स्थान, और दूध उत्पादन में स्थान कौन सा है? फर्स्ट है। भारत का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा आ गया? प्रथम। फिर बात करें कि भारत की प्रथम डेयरी कौन सी थी? भारत की प्रथम डेयरी कौन सी थी? तो देखो, जो आनंद गुजरात है, इस आनंद गुजरात में ही भारत की प्रथम डेयरी खोली गई थी। तो यहां बताइए, भारत की प्रथम डेयरी आनंद गुजरात। और पूछ लिया जाए कि डेयरी का नाम क्या है, तो जो अमूल डेयरी है, कौन सी? अमूल डेयरी। वो अमूल डेयरी भारत की पहली डेयरी थी, अमूल। ठीक है, चलो उसके बाद यहीं पर आपको राजस्थान के लिए भी बता देता हूं। राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी थी? तो राजस्थान की प्रथम डेयरी थी, वो थी पद्मा डेयरी। कौन सी थी? पद्मा डेयरी। और इस पद्मा डेयरी का संचालन सबसे पहले कहां हुआ था? अजमेर में हुआ था। तो आपके पास यहाँ दो चीजें आ गई। देखो, भारत की प्रथम डेयरी थी अमूल डेयरी, आनंद गुजरात, और राजस्थान की प्रथम डेयरी थी, वो प्रथम डेयरी कौन सी हो गई? पद्मा डेयरी, अजमेर में। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके अंतर्गत देखते हैं विभिन्न पशुओं का दूध उत्पादन में स्थान या प्रतिशत या योगदान, कुछ भी बोल दो। दूध उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत है? कौन से पशु का योगदान कितना प्रतिशत है? तो यहां देखो, एक तरफ अपने पास में क्या आ जाएगा? पशु आ जाएगा। एक तरफ हम लिख लेते हैं भारत, और एक तरफ हम लिख लेते हैं राजस्थान।
कि कौन से पशु का भारत में कितना स्थान है, राजस्थान में कितना प्रतिशत योगदान है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं भैंस, क्योंकि अपने भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो पशु है वो कौन सा है, भैंस है। तो भैंस का दूध उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है भारत में, तो देखो भारत में 49% योगदान है। कितना है, 49% योगदान है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में और ही ज्यादा है, कितना, 52%। कितना है, 52%। उसके बाद बात करते हैं गाय की। गाय का भारत में योगदान कितना, 47%। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए देखिए 45%। कितना योगदान आ जाता है, 45% आ जाता है। फिर देखते हैं भेड़ बकरी। भेड़ बकरी, अब यहां देखिए अपने पास में कितना प्रतिशत बच जाता है। दो चीजें याद होगी, तीसरी चीज आपको अपने आप याद हो जाएगी। यहाँ पर अपने पास में देखो 9 और 7 कितने हो गए, 16। यहाँ बच गया कितना, 4%। कितना बच जाता है, 4% बच जाता है। और यहाँ पर आपके आ जाता है 3%। कितना आ गया, 3%। तो जो भी आपके भैंस है, गाय है, भेड़ बकरी है, इसका राजस्थान और भारत में हमने योगदान देखा कि कितना प्रतिशत है, 49% भैंस का भारत में। यहां बात करें तो 52% राजस्थान में, 47% भारत और 45% राजस्थान। भेड़ बकरी की बात करें तो भारत में 4% और राजस्थान में 3% योगदान है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जैसे हॉर्टिकल्चर मिशन था, क्या पढ़ा था अपन ने, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत पढ़ा था एनएचएम, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। उसी प्रकार से एनिमल का भी क्या हुआ, एक मिशन चलाया गया जिसका नाम हमारे पास में आया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। और यह प्रारंभ हुआ था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कब स्टार्ट हुआ था, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट हुआ था। आ गया समझ में। और एनएचएम कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में हुआ था। उसके बाद देखिए भारतीय डेयरी निगम, नेक्स्ट हमारे पास में आता है भारतीय डेयरी निगम। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई, तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी 1970 में। कब हुई थी, 1970 में। और 1970 में एक चीज और प्रारंभ हुई थी, वो बताऊंगा आगे चल के। उसके बाद देखिए नेक्स्ट राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। डेयरी विकास निगम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई, सन 1975 में हुई थी। कब हुई थी, सन 1975। उसके बाद देखिए, हाँ एक चीज बता देता हूं, चलो सुपरवाइजर एग्जाम 2018 और 2018 में क्वेश्चंस क्या आया था, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। क्या पूछा गया, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब हुई, 1975 में हुई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास में आता है RCDF। आर का मतलब राजस्थान, सी का मतलब कोऑपरेटिव डेयरी और फेडरेशन। तो यहां बताइए राजस्थान
कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जयपुर में। और इसकी स्थापना हुई थी सन 1977 में। कब हुई थी? सन 1977 में। राजस्थान राज्य, दोनों क्वेश्चनों को समझो, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम सन 1975 में था। और जो अपना आरसीडीएफ था, आरसीडीएफ का मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये था जयपुर में सन 1977 में। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, श्वेत क्रांति का जनक। अभी मैंने पहले कहा था, आगे बताऊंगा, वो चीज आपके पास में अब आती है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का जनक। और श्वेत क्रांति का जनक कौन था? वर्गीज कुरियन। कब प्रारंभ हुई थी? सन 1970 में। कब प्रारंभ हुई? सन 1970 में प्रारंभ हुई थी। जनक हमारे पास में आ गया वर्गीज कुरियन। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास में आता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ था जब आपका श्वेत क्रांति प्रारंभ हुआ था, उसी समय ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या था? देखो, अपने दूध उत्पादन को क्या करना था? बढ़ाना था। और दूध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित जो प्रारंभ किया गया उसको नाम दिया गया ऑपरेशन फ्लड। तो पहला क्वेश्चन यहां बना, ऑपरेशन फ्लड कब प्रारंभ हुआ? सन 1970 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद में देखिए इसके नेक्स्ट 3 चरण हमारे पास में आते हैं। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, ऑपरेशन फ्लड सेकेंड और थर्ड चरण था हमारे पास में ऑपरेशन फ्लड थर्ड। ऑपरेशन फ्लड जो प्रथम था वो प्रथम प्रारंभ हुआ सन 1970 में। कब प्रारंभ हुआ? सन 1970 में प्रारंभ हुआ। और कब तक चला? तो यह आपको बताना है, सन 1980 तक चला। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट प्रारंभ हुआ 1970 में और 70 से कहां तक चला? 1980 तक चला। 1970 से 1980। इसका जो देखो ऑपरेशन जो फ्लड फर्स्ट था, इसका क्या टारगेट था, क्या उद्देश्य था? तो एक तो देखो जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था? दूध उत्पादन बढ़ाना था। क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन बढ़ाना था। दूसरी चीज, जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे उनके जो भी वहां पर निवास करते थे उनकी आय को बढ़ाना था। और तीसरी चीज, जो भी वापस उपभोक्ता थे, जो भी ग्राहक थे या उपभोक्ता थे, उन उपभोक्ताओं को क्या करना था? कम कीमत पर दूध उपलब्ध करवाना था। ये 3 उद्देश्य हमारे पास में फर्स्ट के थे। नंबर 1, दूध उत्पादन को बढ़ाना। पहला उद्देश्य हमारा क्या था? दूध उत्पादन को बढ़ाना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि। और तीसरा, ग्राहकों को कम कीमत पर दूध उपलब्ध करवाना। दूध उपलब्ध करवाना, ये 3 उद्देश्य फर्स्ट के रखे गए, ऑपरेशन फ्लड के रखे गए। दूध उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि, ग्राहकों को कम कीमत पर दूध उपलब्ध करवाना, ये ऑपरेशन फ्लड के उद्देश्य रखे गए। अब बात करें कि जो पहला चरण था वो कब प्रारंभ हुआ? 1970 से 1980। उसके बाद आपको क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड सेकंड कब से कब तक चला? तो ऑपरेशन फ्लड सेकंड चला था 81 से 85 तक।
फ्लड सेकेंड, और ऑपरेशन फ्लड सेकेंड कब से कब, यहां से लेके तो सन 1981 से लेके सन 1985 तक, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं ऑपरेशन फ्लड थर्ड की। ऑपरेशन फ्लड थर्ड था वो 86 से लेके 96 तक चला। कब से कब तक चला, 1986 से लेके 1996 तक चला। उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान। राजस्थान का दूध उत्पादन में स्थान कौन सा है, भारत की बात करें तो पहले बात कर लेता हूं मैं राज्य। पहला राज्य ऐसा कौन सा है जिसका दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश। भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और राजस्थान का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का स्थान, और राजस्थान का स्थान मैंने कौन सा बताया, द्वितीय स्थान है। बात करें याद रखने के लिए या क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है प्रथम स्थान किसका है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का है। कौन से स्टेट का है, उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद यदि बात करें हम राजस्थान की ही कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां पर होता है, कौन सा जिला दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो बताना है जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला, सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला जिला जयपुर। सबसे ज्यादा विश्व की बात करें, सबसे ज्यादा दूध उत्पादन भारत में, भारत की बात करें सबसे ज्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान का स्थान दूसरा। उसके बाद राजस्थान की बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन जयपुर जिला। कौन सा जिला, जयपुर जिला। और उसके बाद में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फिर बनता है, राजस्थान में टेट्रा पैक संयंत्र, राजस्थान में दूध का टेट्रा पैक संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके जयपुर में स्थित है। देखो टेट्रा पैक का मतलब क्या होता है, चार तरह से यहाँ दूध की पैकिंग की जाती है, तो ये क्या कहलाता है, टेट्रा पैक संयंत्र कहलाता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दूध संसाधन। दूध संसाधन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग। हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक दूध के अंतर्गत आता है दूध संसाधन, मिल्क प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्यों की जाती है, तो दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। क्या कहलाता है वो, दूध संसाधन कहलाता है। देखो संसाधन का मतलब क्या होता है, हम एक निश्चित टेम्परेचर पर एक निश्चित समय के लिए क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं। दूध को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, वो क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है, संसाधन कहलाता है। इस संसाधन की प्रक्रिया में होता क्या है, इस संसाधन की प्रक्रिया में जो भी दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु है या लाभदायक जीवाणु है वो कंप्लीटली नष्ट, क्योंकि संसाधन की विधियां पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसमें एक में लाभदायक जीवाणु, लाभदायक और हानिकारक दोनों ही नष्ट होंगे, और एक में क्या होंगे, हानिकारक जीवाणु नष्ट होंगे। तो जो भी जीवाणु है दूध में, जो भी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है संसाधन प्रोसेसिंग। क्या होता है, संसाधन या प्रोसेसिंग होता है इसका मतलब। अब यहाँ देखिए
इसकी विधियां हम देख रहे हैं, तो विधियों के अंतर्गत सबसे पहली जो विधि हम काम में लेते हैं वो लेते हैं पास्चुराइजेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है पास्तुरीकरण। पास्चुराइजेशन या जिसको हिंदी में हमने क्या कहा, पास्तुरीकरण। तो देखो जो पास्तुरीकरण की क्रिया होती है, इस पास्तुरीकरण की क्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है या रखा जाता है, जिसके कारण जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ओनली और ओनली हानिकारक जीवाणु की हम बात कर रहे हैं। यहां पर दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पर रखना, जिसके कारण हानिकारक जीवाणु, जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशन कहलाता है, पास्तुरीकरण कहलाता है। पास्तुरीकरण देखो समझो, क्योंकि आगे चल के एक क्रिया हम पढ़ेंगे निर्जमीकरण, तो थोड़ा सा यदि आप यहां समझ लोगे इस चीज को तो आसानी हो जाएगी आपके। पास्तुरीकरण और दूसरी क्रिया थी निर्जमीकरण। पास्चुरीकरण में ओनली जो भी हानिकारक जीवाणु है वो निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जो निर्जमीकरण है, निर्ज का मतलब जीवाणु रहित, तो कंप्लीट लाभदायक और जो भी हानिकारक जीवाणु है वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो जो भी पास्चुराइजेशन की क्रिया थी, हमने क्या देखा कि दूध को एक निश्चित टेम्परेचर पे हमने रखा, जिसके कारण जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अब इस पास्चुराइजेशन की भी विधियां हम पढ़ेंगे। पास्चुराइजेशन की विधियां फिर हमारे को पढ़नी है, इसकी भी विधियां होती हैं। तो जो पहली विधि हमारे पास में आती है वो पहली विधि हमारे पास में आ गई LT-LT। देखो समझना है LT-LT। इस LT-LT का मतलब क्या होता है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। अब आपको हिंदी में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो हिंदी में अपने आप ही आपके पास में क्या आ जाएगा, लो टेम्परेचर का मतलब कम तापमान व अधिक समय, कम तापमान व अधिक समय। आप क्या करोगे, दूध को कम तापमान पे रखोगे लेकिन अधिक समय के लिए रखोगे, वो क्रिया हमारे पास में कौन सी है, गर्म करोगे, वो क्रिया हमारे पास में कौन सी आ जाती है, LT-LT आ जाती है। इस LT-LT को हम क्या कहते हैं, धारण विधि भी कहते हैं। इस विधि के नाम से हम जानते हैं, इसको धारण विधि के नाम से भी जानते हैं। ये दो चीजें समझो भी। पहली विधि हमने देखी, पहली विधि हमारे पास में थी LT-LT। L का मतलब लो, T का मतलब टेम्परेचर, L का मतलब लॉन्ग, और फिर उसके बाद में T का मतलब टाइम। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, कम तापमान पर आप क्या कर रहे हो, दूध को अधिक समय तक रख रहे हो, वो क्रिया हमारे पास में कौन सी आ जाती है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम आ जाती है। अब यहां देखिए, यहां पर जो टेम्परेचर रखा जाएगा वो टेम्परेचर रखा जाएगा 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर रखा जाएगा, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाएगा, और इसको 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट के लिए गर्म करना है। कितने मिनट के लिए गर्म करना है, 30 मिनट के लिए गर्म करना है। और उसके बाद में आप वापस 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको ठंडा करोगे। 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए गरम करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं, और ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी, आपके LT-LT कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए नंबर दूसरी इसकी पास्चुराइजेशन की दूसरी विधि, और पास्चुराइजेशन की दूसरी विधि हमारे पास में आती है
HTST। दूसरी कौन सी आती है? HTST। H का मतलब हाई, H का मतलब हमारे पास में क्या आ जाता है? हाई। T का मतलब टेम्परेचर, S का मतलब शॉर्ट, T का मतलब टाइम। तो हाई टेम्परेचर, शॉर्ट टाइम, ज्यादा तापमान रखोगे लेकिन कम समय के लिए रखोगे। और ऐसी विधि के हमारे पास में क्या आ जाती है? यहां पे लिख दीजिए अधिक तापमान कम समय। समय तो क्या है? कम है, और टेम्परेचर क्या है? अधिक है। अब इस विधि को सतत विधि भी कहते हैं। किस विधि के नाम से जानते हैं? इसको हम सतत विधि के नाम से भी जानते हैं। इसको उदाहरण विधि के नाम से जाना और इसको सतत विधि के नाम से जाना। यहां देखो टेम्परेचर कितना था? 62.8 डिग्री। कुछ भी नहीं करना, ऐसे मान के चलिए, दिमाग में डाल के चलिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे को बढ़ा के चलना है। 10 डिग्री बढ़ाओगे कितना होगा? 72 होगा। तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करोगे कितने सेकंड्स के लिए? 15 सेकंड्स के लिए। कितने सेकंड्स के लिए करोगे? 15 सेकंड्स तक गर्म करोगे, और उसको वापस ठंडा करने की जो क्रिया होगी वो हमारे पास में कौन सी होगी? सतत विधि होगी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरी विधि हमारे पास में आती है UHT। थोड़ा सा इन विधियों को ध्यान रखो क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली यहां से पूछ लिया जाता है। तो संसाधन जो भी प्रोसेसिंग है, इस प्रोसेसिंग को आपको अच्छी तरह से देखना है। तीसरी विधि इसके अंतर्गत आई UHT। कौन सी आ गई? UHT। U का मतलब होता है अल्ट्रा। ठीक है। U का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा। और H का मतलब होता है हाई, और T का मतलब टेम्परेचर। तो अल्टरनेट या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो विधि होगी, इस विधि में टेम्परेचर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, लेकिन टाइम होगा बहुत ही कम, यानी मात्र कुछ सेकंड्स के लिए होगा। और उसको वापस कितने डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा कर लेते हैं? 10 डिग्री टेम्परेचर तक ठंडा कर लेते हैं। टेम्परेचर बता देता हूं, 148 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर आएगा? 148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आएगा। मात्र 1 से 5 सेकंड्स के लिए आएगा। कितने सेकंड्स के लिए आएगा? 1 से 5 सेकंड तक आएगा। यानी 148 डिग्री टेम्परेचर पर आप दूध को गर्म करोगे कितने समय के लिए? 1 से 5 सेकंड्स के लिए, और उसको वापस पुनः ठंडा करोगे। पुनः कितने टेम्परेचर पर ठंडा करना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ठंडा करना है। वो विधि हमारे पास में कौन सी आ जाती है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ठीक है। तो ये तो हमारे पास में किसकी विधियां आ गई? पाश्चराइजेशन की विधियां आ गई। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट निर्जमीकरण। दूसरी विधि, संसाधन की दूसरी विधि कौन सी आती है? निर्जमीकरण। निर्जमीकरण मैंने पहले ही आपको समझा दिया था। निर्जमी, निर्जम का मतलब जर्म्स रहित। जर्म्स क्या होते हैं? जीवाणु। जर्म्स क्या होते हैं? जीवाणु। तो जीवाणुओं से रहित जो विधि होगी वो क्या कहलाएगी? निर्जमीकरण कहलाएगी। तो दूध को जीवाणु रहित करना, दूध को जीवाणु रहित करना, और दूध को जीवाणु रहित करने की विधि कौन सी थी हमारे पास में? निर्जमीकरण विधि है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका जो उद्देश्य था, अब सिंपल सी बात है, जो निर्जमीकरण विधि है उसका उद्देश्य क्या था? दूध को जीवाणु रहित का मतलब लाभदायक और हानिकारक दोनों ही जीवाणु आ जाएंगे। लाभदायक एंड हानिकारक,
दोनों ही जीवाणुओं से रहित करने की जो विधि हमारे पास में आती है वो कौन सी आ जाती है? निर्जमीकरण आ जाती है। और ऐसी विधि में हम क्या करते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूध को गर्म करते हैं। कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे 30 मिनट के लिए दूध को गर्म करते हैं, जिसके कारण से दूध में उपस्थित हानिकारक और लाभदायक दोनों ही जीवाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में दूध को संसाधन की नेक्स्ट तीसरी विधि हमारे पास में आती है अवशीतन। तीसरी विधि हमारे पास में कौन सी आ जाती है? अवशीतन। अवशीतन का मतलब ठंडा करना। अवशीतन का मतलब क्या होता है? ठंडा करना, यानी कम तापमान पे। देखो, एक पास्चुराइजेशन और दूसरा निर्जमीकरण, दोनों ही क्रियाओं में हम क्या कर रहे थे? टेम्परेचर, यानी ज्यादा टेम्परेचर पर उसको गर्म कर रहे थे, ज्यादा टेम्परेचर पर दूध को रख रहे थे। लेकिन अवशीतन में हम क्या कर रहे हैं? दूध को कम तापमान पे रख रहे हैं। आगे समझ में? दूध को कम तापमान पे रखने की विधि कौन सी आ जाती है? अवशीतन आ जाती है। और इसमें हम क्या करते हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर दूध को लगभग 10 से 12 घंटे तक स्टोरेज कर सकते हैं। कितने तापमान पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे दूध को 10 से 12 घंटे तक हम स्टोरेज कर सकते हैं। ऐसी विधि हमारे पास में कौन सी आ जाती है? अवशीतन आ जाती है। उसके बाद आता है दूध का समांगीकरण। नेक्स्ट नंबर 4। दूध का समांगीकरण। देखो, समांगीकरण का मतलब क्या होता है? जो भी दूध में वसा गोलिकाएं होती हैं, उन वसा गोलिकाओं को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं। वो क्या कहलाता है? समांगीकरण कहलाता है। दूध में फेट है, वसा है। वसा की क्या होती है? फेट की गोलिकाएं होती है। ठीक है, उन गोलिकाओं को हम क्या करते हैं? छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं। ऐसी क्रिया हमारे पास में क्या कहलाती है? दूध का समांगीकरण कहलाती है। दूध की वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित करना क्या कहलाता है? समांगीकरण कहलाता है। और ऐसा करने से होता क्या है? दूध लंबे समय तक स्टोरेज रहता है। आ गया समझ में? आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट जो भी दूध का पोर्शन बच गया, यानी दूध का पोर्शन में बचते क्या है? दूध के उत्पाद बचते हैं, जैसे क्रीम है, दही है। ये देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।